हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें अल्पसंख्यकों के निर्धारण को लेकर के कुछ सवाल उठाए गए थे। ये सवाल किस तरह के थे? इसमें कुछ सवाल ऐसे उठाए गए थे कि मान लीजिए देश के अंतर्गत जितने भी राज्य मौजूद हैं उसमें कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदुओं की जो आबादी है वह बहुसंख्यक ना होकर के अल्पसंख्यक है, तो उनको वे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं जो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने चाहिए। इसके अलावा जो उस तरह के राज्यों की बहुसंख्यक राज्यों में मौजूद बहुसंख्यक आबादी है उनको उसके विपरीत वे लाभ मिल पा रहे हैं। तो आज के डिस्कशन में हम इस पूरे टॉपिक को एनालाइज करेंगे कि किस किस तरह की बातें उन्होंने उठाई हैं, क्या सवाल खड़े किए हैं, या फिर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिए हैं इस तरह के जो भी सवाल कभी खड़े हुए हों। तो इसके अलावा संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक जो मुद्दे हैं उनकी क्या परिभाषा तय की गई है, संविधान क्या कहता है, और जो विगत निर्णय हैं उनके आधार पर इसको एनालाइज करेंगे। टॉपिक है, क्या हिंदुओं को भी दिया जा सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा? और ये सवाल भी इस हिसाब से भी बनता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले कई बार इस तरह की व्याख्या हुई है कि जब देश के अंतर्गत हिंदू बहुसंख्यक आबादी में है तो किसी राज्य विशेष के अंतर्गत अगर अल्पसंख्यक हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे में ऐसे सवालों को भी आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो जो डिस्कशन के पॉइंट रहेंगे उसमें अभी हम न्यूज़ की बात और कर लेंगे और इसका पूरा एक बैकग्राउंड देखेंगे कि किस तरह से याचिका दायर की गई, उसमें क्या क्या बातें, क्या सवाल उठाए गए, और इसके बाद सरकार ने भी जवाब दिया उसको भी देखेंगे। और बात करेंगे कि इस समय वर्तमान में कौन कौन से समुदाय ऐसे मौजूद हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, संविधान के प्रावधानों को देखेंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यकों पर पिछले जो न्यायिक निर्णय आए हैं उनकी भी बात करेंगे। निष्कर्ष के तौर पर हम इसे कंक्लूड करेंगे क्योंकि उच्चतम न्यायालय इस पर अभी निर्णय देंगे। इसके अलावा एक सवाल भी रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। यह जो विषय है यह जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो सामाजिक न्याय वाला खंड है, सोशल जस्टिस, उसके अंतर्गत जोड़ करके देख सकते हैं, संविधान के अंतर्गत जोड़ करके देख सकते हैं, शासन प्रणाली और न्याय, इस सभी विषयों के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। तो न्यूज़ को जल्दी से देखते हैं फिर आगे बात करें। स्टेट्स कैन गिव हिंदूज माइनॉरिटी स्टेटस, सेंटर एफिडेविट इन एससी। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें कुछ बात स्पष्ट कही है। अभी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि कैसे राज्य जो है एक माइनॉरिटी का स्टेटस दे सकते हैं। तो इसकी बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है कि जो याचिका दायर की गई थी तो उसमें बताया गया है कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए, मतलब ऐसी एक मांग की गई है। और उस मांग की जो वजह बताई है उन्होंने कुछ डेटा एनालाइज किया है, उसमें बताया है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट, ऐसे राज्य मौजूद हैं जिनके अंतर्गत हिंदू जो कम्युनिटी है वो अब अल्पसंख्यक होती जा रही है। जैसे 2011 की जनगणना का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि लक्षद्वीप में 2.5% हिंदू हैं, मिजोरम में 2.75%, इसी तरह अन्य राज्यों का आंकड़ा नागालैंड में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और पंजाब में भी हिंदू माइनॉरिटीज़ में आ गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक और शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 को भी इन्होंने एक तरह से मनमाना घोषित किया है और ऐसा कहा है, आरोप लगाया है कि इसकी जो धारा 2F है, इसका सेक्शन 2F जो है वो मनमाना है क्योंकि उसके अंतर्गत केंद्र सरकार को माइनॉरिटी को तय करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए इनका ऐसा कहना है कि अन्य जो समुदाय मौजूद हैं ये उनके जो अधिकार हैं, समानता के अधिकार, उसका उल्लंघन करता है। इसके अलावा इन्होंने एक और केस का जिक्र किया है, टीएमए पाई केस जो हुआ था, टीएमए पाई फाउंडेशन केस, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको आधार बनाते हुए, इसके अलावा कुछ और केस हैं उनको आधार बनाते हुए ये याचिका इन्होंने दायर की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो केंद्र सरकार ने भी जवाब दिया, अल्पसंख्यकों के बारे में बात की। लेकिन अब एक सवाल ये हुआ कि अल्पसंख्यक आखिरकार हैं कौन और कैसे निर्धारित किए जाते हैं, पहले हम ये समझ लें। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा है 2C, यानी इसका सेक्शन 2C के अंतर्गत ये कहा गया है कि ऐसे माइनॉरिटीज जिनको केंद्र सरकार अधिसूचित करे वे समुदाय माइनॉरिटी के अंतर्गत आएंगे। 23 अक्टूबर 1993 को केंद्र सरकार ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया था। अधिसूचना में ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद कुछ और मांग बढ़ी तो जनवरी 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक घोषित किया गया। लेकिन अब डिमांड ये है कि ऐसे राज्य मौजूद हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, ऐसे में उनको भी अल्पसंख्यकों द्वारा दिए जाने वाले अधिकार मिलने चाहिए।
कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए? पहला तो जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात चल रही है वो दो स्तर पर चल रही है, पहला भाषाई और दूसरा धार्मिक। अभी इन दोनों की हम बात करेंगे कि ये दोनों कहाँ पर ठहरते हैं। ठीक, संविधान से शुरू करते हैं हम। तो संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक की परिभाषा बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हमें प्रावधान मिलते हैं, कुछ अनुच्छेद ऐसे मिलते हैं, आर्टिकल्स, जिसमें इनका जिक्र आता है। तो इस आधार पर इसकी कुछ व्याख्याएं की गई हैं। जैसे पहला तो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, यानी अनुच्छेद 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कैसे? यानी भारत का राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी जो नागरिक हैं, उनके किसी अनुभाग को जिनकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, ये गारंटी दी गई है। दूसरा कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित हो या राज्य निधि से सहायता प्राप्त कोई भी शिक्षा संस्थान हो, वहां पर किसी नागरिक को उसके केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा शिक्षा पाने से। तो एक अनुच्छेद 29 दिखता है। फिर अनुच्छेद 30 में भी कुछ बातें कही गई हैं और अनुच्छेद 30 को लेकर के ही बहुत सारे निर्णय भी आए हैं। तो अनुच्छेद 30 को देखें, जो कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि धर्म या भाषा पर आधारित जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यानी जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने से संबंधित जो भाषाई आधार पर हो या धार्मिक आधार पर, यहाँ पर दोनों बातें लिखी हुई हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। धर्म या भाषा पर आधारित जितने भी अल्पसंख्यक हैं वे अपनी मर्जी से अपने तरीके की संस्थाओं का, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं, यानी राज्य इससे इन्हें वंचित नहीं करेगा। इसके अलावा एक और प्रावधान है अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत, जहां पर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने की बात कही गई है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान के अंतर्गत जहां पर हमें इनकी बात मिलती है, खासकर अल्पसंख्यकों की। तो अब बात करें कि पुराने केसेस के आधार पर क्या बात आती है। जैसे कि अभी ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने मनमाने तरीके से केवल देश के अंतर्गत इनको तय किया है कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। ऐसे में राज्यों के स्तर पर यानी राज्यवार ये डिसाइड होना चाहिए कि कौन अल्पसंख्यक होगा कौन नहीं। तो एक केस आता है TMA पाई फाउंडेशन केस वर्सेस कर्नाटक राज्य से संबंधित 2002 का, जिसमें 11 जजों की बेंच ने एक निर्णय सुनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था जो कि डायरेक्टली अनुच्छेद 3 से रिलेट करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य के कानून के संबंध में एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण जो करने वाली इकाई होगी वो राज्य होगी। यानी कि ऐसा नहीं कहा कि केवल देश के अंतर्गत ही हम भाषाई या धार्मिक स्तर पर किसी को अल्पसंख्यक मानेंगे, राज्य उसकी इकाई होगी, ऐसा TMA पाई केस में कहा गया था। उसके अलावा एक और केस था DAV कॉलेज बनाम पंजाब राज्य 1971। इसमें भी ऐसी ही मांग उठी थी कि इस बात का निर्धारण हम कैसे करेंगे कि किसी समुदाय को अल्पसंख्यक कैसे मानेंगे, राज्य स्तर पर या देश के स्तर पर। इसके अलावा केरल शिक्षा विधेयक मामला जब आया था 1958 का, तो उसमें पंजाब राज्य के अंतर्गत एक मामला बना था जब धार्मिक स्तर पर अल्पसंख्यक किसी को ठहराए जाने की मांग थी। तब आर्य समाजी हिंदुओं को पंजाब में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक माना गया था। तो ये एक उदाहरण मिलता है जब राज्य विशेष के अंतर्गत किसी समुदाय को उन्होंने धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक माना था। एक और केस है बाल पाटिल 2005 का केस, बाल पाटिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें भी TMA पाई जो निर्णय था उसका उल्लेख किया गया था और इसमें एक और बात स्पष्ट कह दी गई थी जो वैसी ही है, यानी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों की स्थिति निर्धारित करने के लिए जो इकाई होगी वो राज्य होगी। यहाँ पर भी ये बात स्पष्ट हो गई है। इसके अलावा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 में समान रखा गया है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 30 भाषाई या धार्मिक दोनों की ही बात करता है, उसमें कोई अलग से बात नहीं कही गई, स्पष्ट रूप से दोनों के लिए समान बात कही गई है। इसके बाद जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने अपना निर्णय दिया है, हलफनामा दायर किया है और जवाब दिया है कुछ। केंद्र सरकार ने सबसे पहली बात ये कही है कि राज्य सरकारें राज्य के भीतर एक धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती हैं। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है अगर केंद्र सरकार कर रही है
तो केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है। अच्छा, एक और जो इसके पहले एक आयोग का गठन हमने देखा था, अल्पसंख्यक आयोग, तो उसको लेकर के जो एक आपत्ति जताई गई थी कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कौन अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी में होगा। तो केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 बात करती है सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग की, यानी सामाजिक और आर्थिक नियोजन की। तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को यह अधिकार है, यानी केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया था अधिनियम के तहत, वो संवैधानिक इस आधार पर नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वे आर्थिक या फिर सामाजिक आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग मौजूद है उसको लाभ दे सकें, उसके लिए योजनाएं ला सकें। तो यही आधार है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं केवल धार्मिक और भाषाई की, यानी विवाद है धार्मिक वाला, लेकिन अल्पसंख्यकों को कुछ ही और आधार पर भी तय किया जा सकता है, यानी सामाजिक आधार पर भी तो लोग अल्पसंख्यक हो सकते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो इस आधार पर जो योजनाएं हैं वे उससे संबंधित है। दूसरा पॉइंट जो केंद्र सरकार ने रखा है वो यही रखा है कि ये जो याचिका दायर की गई है ये ना ही जनहित से संबंधित है और ना ही राष्ट्रहित से संबंधित है। ऐसे में इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दें। ये कुछ केंद्र सरकार के पक्ष हैं। इसके अलावा जो केंद्र सरकार ने जो तर्क दिए हैं उनका कहना यह है कि हमने पहले भी कभी इस तरह का आर्गुमेंट जब आया है उसमें रोका नहीं है किसी राज्य को। यानी महाराष्ट्र सरकार ने भी 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया था। ये हुआ धार्मिक आधार पर। और अगर भाषाई आधार पर बात करें तो कर्नाटक राज्य ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती भाषाओं को अल्पसंख्यक भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया है। तो ओवरऑल इस टॉपिक से निष्कर्ष हमारी परीक्षा के लिहाज से ये हो सकता है कि अगर ऐसा कोई भी प्रश्न बनता है तो हमें उसके संवैधानिक पहलू मालूम हो, उसमें से उस पूरे टॉपिक के अंतर्गत विश्लेषण हम पूरे टॉपिक का कर सके। इस आधार पर आज का टॉपिक यहाँ पर डिसाइड किया है। तो उम्मीद है आपने इस टॉपिक के अंतर्गत जो कुछ संवैधानिक पक्ष हैं, जो पुराने केस हैं, उसके आधार पर कुछ पॉइंट्स को नोट किया होगा। तो सवाल क्या बन सकता है? सवाल है, विगत वर्षों में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के राज्यवार निर्धारण की मांग बढ़ी है। भारतीय संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के आलोक में चर्चा कीजिए। तो संविधान में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है चूंकि इस बात का, इसलिए जो प्रमुख अनुच्छेद है उनका आपको जिक्र कर देना है। तो बताना है विगत वर्षों में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के राज्यवार निर्धारण की मांग बढ़ी है, याचिकाएं दायर की गई हैं और संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार हैं उसके अलावा अन्य जो आर्टिकल्स हो सकते हैं उसको बताते हुए आपको इस उत्तर को लिखने का, फ्रेम करने का अभ्यास करना है। तो आज के डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। शुक्रिया।